नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तत्पुरुष के जो शेष भेद हैं उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है द्विगु तत्पुरुष। तो द्विगु तत्पुरुष क्या है, देखिए इसकी परिभाषा मुख्य रूप से तो वही है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। ये बात तत्पुरुष के सभी भेदों में लागू होती है। और साथ में एक बात जुड़ जाएगी, और पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। यहां ये बात अलग से आ गई कि पूर्व पद जो है वो संख्यावाची विशेषण है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। बहुत सरल है ये, द्विगु को समझना सरल है, लेकिन कई बार भ्रमित करता है। इसका विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विगु में जो गलतियां होती हैं वो विग्रह को लेकर होती हैं। तो देखिए उदाहरणों से बात करेंगे हम। जो गलतियां हैं उस पर मैं बात करूंगा जहां आप कर सकते हैं। इसका विग्रह भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। दोपहर, त्रिफला, चौराहा, पंचवटी, सप्तपदी, सतसई, नवरत्न, इस प्रकार से। और नवरात्र भी कर लेते हैं एक, नवरत्न। तो ये कुछ मैंने उदाहरण लिए जिनमें आप देख रहे हैं कि पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है। यहाँ 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 और 9, फिर 9। तो इनका विग्रह में क्या भिन्नता है? प्राय बच्चे एक ही प्रयोग करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसका विग्रह होना चाहिए दोपहर के बाद का समय, दोपहर कहलाता है। ये दोनों प्रकार से लिखा जाता है। मैंने दोपहर लिख दिया, या दोपहर भी लिख सकते हैं आप। दोपहर के बाद का समय। ये लिखेंगे 3 फलों का समाहार। समाहार मतलब मिश्रण है। आप जानते हैं कि त्रिफला में 3 फल होते हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। तीनों को कूटकर, पीसकर उनका एक मिक्सचर बना दिया जाता है, जिसको हम त्रिफला कहते हैं। चौराहा 4 राहों का संगम स्थल चौराहा है। मिलन स्थल भी लिख दिए। 5 वटों का समूह, वट वृक्ष है, जहां पर श्री राम जी ने अपनी रहने का स्थान बनाया था, पर्णकुटी बनाई थी। उसे अगर उस रूप में लेंगे तो फिर ये बहुब्रीहि में चला जाएगा। 5 वटों का समूह। सप्तपदी 7 पदों का संकलन। यहां 7 पदों का संकलन किया गया है, भिन्न है बात। सतसई 700 दोहों का संग्रह है। देखिए यहां फिर भिन्न है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। और नवरात्र 9 रातों का समूह। अब आमतौर पे विद्यार्थी क्या करते हैं, द्विगु समास का विग्रह जब भी करते हैं
वो सभी में समूह लिख देते हैं, जबकि सब जगह समूह नहीं लिखा जाना चाहिए। उसकी तार्किक है या नहीं वो बात ही देखने वाली बात है। अगर आपने तार्किक बात नहीं की है तो आपका विग्रह गलत है, तो आपका जवाब भी गलत माना जाएगा। अगर किसी बच्चे ने लिख दिया 2 पैरों का समूह तो वो तो गलत बात हो गई, और यहाँ लिख दिया 7 पदों का समूह, समूह नहीं है, संकलन है वो, तो ये 4 राहों का समूह, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस प्रकार से अपना विचार कीजिए, विवेक के साथ उत्तर दीजिए, तो बात सही होगी। ऐसे मैं कहूँ, एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, पंचामृत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचामृत, इसको मधुपरक भी कहते हैं। अब पंचामृत 5 अमृतों का समाहार कहेंगे। आप जानते हैं, जो आप अभी पिछले दिनों जन्माष्टमी गई है, उस पे जो मंदिर में हमें चरणामृत मिलता है उसे ही हम पंचामृत कहते हैं। 5 अमृतों का समाहार है ये समूह नहीं है। इसमें आप जानते हैं कि दूध होता है, पानी होता है, इसके अंदर शहद होता है, दही होता है और घृत होता है, उन सब से मिलके पंचामृत बनता है। तो ये नवरत्न की बात करूं, अगर आप इसको अकबर के नवरत्नों की बात करेंगे तो फिर ये बहुबरी में चला जाएगा। हम बात करें नवरत्न, जो कि समुद्र से तो बल्कि 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। 9 रत्नों की बात है, जो पत्थर हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जिसमें माणिक है, मूंगा है, नीलम है, पन्ना है, हीरा मोती, ये गोमेद है, लहसुनिया है, पद्मराग है। ये 9 रत्नों की बात यहाँ की जा रही है। अगर मैं 14 रत्नों की एक बात आई है तो मैं सुना देता हूँ कि 14 रत्न कौन से होते हैं। प्राय बच्चों को नहीं पता होता कि वो 14 रत्न कौन से हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे। तो श्री रंभा विश्वारुणी अमी संग गजराज धन्वंतरी धनु धेनु तरु चंद्रमा मणि बाज, ये 2 पंक्तियों में 14 रत्न हो गए। श्री रंभा विश्व वारुणी अमी शंख गजराज धन्वंतरी धनु धेनु तरु चंद्रमा मणि बाज, तो ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे। खैर, ये साथ में बात आ गई तो आपको बता दी। वास्तव में द्विगु समास से जो प्रश्न है वो विग्रह पर ही आता है। आपका विग्रह गलत है तो आपका जवाब भी गलत है। एक और भ्रांति यहाँ जो रहती है, जो बच्चे गलत समझ लेते हैं, जैसे मैंने एक लिख दिया एकादश। अब इसको देखिए, यहाँ क्या गलती कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, और परिभाषा कहती है कि पूर्व पद संख्या, उत्तर पद संख्या नहीं है। उत्तर पद तो संज्ञा पद है, विशेषण नहीं है। संख्याएं सारी विशेषण होती हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप, फल संज्ञा है, पहर संज्ञा है, वट संज्ञा है, पद संज्ञा है। तो इस प्रकार से रत्न संज्ञा है, रात्रि संज्ञा है, लेकिन यहाँ दोनों पद विशेषण हैं। पूर्व पद भी संख्या, उत्तर पद भी संख्या, दोनों समान महत्व की चीज है। तो इसका विग्रह बनता है 1 और 10, इस प्रकार से। तो ये फिर 1 और 10 अब 10 करेंगे तो फिर ये द्विगु समास नहीं रह जाएगा। ये गलती परीक्षा में विद्यार्थी प्राय करते हैं कि वो दोनों तरफ संख्या होती है, लेकिन पूर्व में संख्या देखी और जवाब दे दिया द्विगु। तो ऐसा न करें, ये द्वंद्व समास का मामला हो जाएगा, जिस पे मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो हम अगले भेद पे चर्चा करते हैं, तत्पुरुष का अगला भेद जो हमारे सामने है, और वो है हमारा लुप्त पद तत्पुरुष। तो इसमें पहली बात तो फिर इसकी विशेष परिभाषा के अंदर मैं यही छोड़ देता हूं कि जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो, ये बात तो यहाँ पर भी रहेगी कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो। चलिए अब इसको, परिभाषा को यहाँ से ले लेते हैं। और इसमें एक अतिरिक्त बात क्या है, और दोनों पदों के मध्य से एकाधिक पदों का लोप हो गया हो। यहाँ ये बात है। तो इसमें देखेंगे
पवन चक्की, उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। इसका भी विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, विग्रह में ही सारी गलतियां करते हैं। पंचक्की, अब आप कहोगे जी पवन पन तो एक ही नहीं, भिन्न बातें हैं। तीसरी बात जलयान, दही बड़ा, मुंह में पानी आ रहा होगा, चलो थोड़ा मुंह में पानी और ले आते हैं। पानी पूरी, चलिए और मिठाइयों की बात कर लेते हैं। रसगुल्ला, और देखें बैलगाड़ी, बैली, और एक उदाहरण और लेते हैं मालगाड़ी। और एक और भी मेरे मन में आ रहा है, थोड़ा आपका और जी ललचा दूं, सांभर वड़ा। ये बड़ा नहीं होता भी वड़ा होता है, ये भी ध्यान रखिए। कुछ बच्चे से बड़ा बोलते रहते हैं, बोला दही बड़ा खा के आए, तो बड़ा नहीं वड़ा है वो। अब इसका विग्रह कितना महत्वपूर्ण है देखिए, यहां पर भी विग्रह से प्रश्न आ जाता है और हम विग्रह गलत कर देते हैं, भिन्न बातें हैं। पवन से चलने वाली चक्की है, पवन के चलने से जो चक्की चले, पंचक्की, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। दक्षिण भारत में बहुत हैं। और ये पंचक्की, तो ये पानी से चलने वाली चक्की है। जलयान, जल पर चलने वाला यान। जल में मत लिख देना, जल के अंदर यान नहीं चलता, जल के ऊपर चलता है, ये विग्रह की खास बात है। जल पर चलने वाला यान। अब ऐसे अगर वायुयान आ जाए तो फिर क्या करोगे, वायु पर नहीं चलता, फिर लिखोगे वायु में चलने वाला यान। वो वायु के बीच में चलता है, वायु है, वायु के ऊपर नहीं चलता। दही वड़ा, अब आप क्या कहेंगे, दही और वड़ा, क्या आपने दही और वड़ा खाया है? नहीं, दही और वड़ा कैसे परोसा जाता है, दही वड़ा, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो इसको कहेंगे दही में डूबा हुआ वड़ा। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई दही बड़ा खिला रहा और प्लेट के अंदर वड़ा अलग रख के दे दे, दही अलग दे दे। हमेशा दही में डुबो के ही वड़ा दिया जाता है, और दही में डुबो के ही वड़ा रखते भी हैं जो दुकानदार बेचते हैं। तो ये दही में डूबा हुआ वड़ा है। अब पानी पूरी पानी में डूबी नहीं होती, कभी कर दो पानी में डूबी हुई पूरी, नहीं, पानी से भरी हुई पूरी। यहां थोड़ा भी नहीं, पानी से भरी हुई पूरी पूरे हिंदुस्तान को पसंद है। कहीं इसको पानी पूरी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको पानी पतासा कह देते हैं, कुछ लोग गोलगप्पा कह देते हैं, बंगाल के अंदर पुचका कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न है, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन है। ऐसे ही रसगुल्ला, अब गुल्ला गोल गोल, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ये भी रस में डूबा हुआ होता है। सूखा है तो रसगुल्ला नहीं है। फिर आप चाहे उसको रसगुल्ला कहते हैं, रसगुल्ला तभी है जब रस में डूबा हुआ है। और बैलगाड़ी, अब बैलों के द्वारा, या एक बैल भी लिख सकते हो, एक बैल भी गाड़ी खींच लेता है। बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। और मालगाड़ी, अब यहां माल के द्वारा नहीं गाड़ी खींची जा रही, माल को लेकर जाने वाली गाड़ी है ये।
और सांभर वड़ा वही है, सांभर में डूबा हुआ वड़ा है, जैसे दही वड़ा है। तो आपने देखा इस समास की खास बात क्या है कि ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, देखें इस प्रकार से दोनों पद एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, और जब हम समास का निर्माण करते हैं तो इसके बीच में आए पदों को हटा देते हैं। ये देखें, और बाकी बीच के पद हट जाएंगे और ये नज़दीक आ जाएंगे तो ये लुप्त पद तत्पुरुष बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी महत्वपूर्ण बात वही है कि उत्तर पद प्रधान है। महत्वपूर्ण है, चक्की किससे चलती है ये बाद की बात है। इसी प्रकार से गाड़ी महत्वपूर्ण है, कैसे चलती है बाद की बात है। तो ये रेलगाड़ी भी इसी के अंदर आ जाएगा, वो मैंने पहले चर्चा कर ली थी इसलिए यहाँ नहीं लिया। रेल पर चलने वाली गाड़ी भी आप यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने लुप्त पद तत्पुरुष को सीखा। अब तीसरे पे चर्चा करते हैं, नए तत्पुरुष पे बात करते हैं। और यहाँ तक तो मैं फिर वही रखूँगा कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ये बात तो बराबर बनी रहेगी। तो तीसरे पे बात करते हैं। और पूर्व पद ऐड, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अब ये परिभाषा बन जाएगी हमारी इसकी, यहां से ले लेते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद निषेधवाची हो, पूर्व पद निषेधवाची हो, ये बात अतिरिक्त आ गई इसमें। तो देखें हिंदी के अंदर एक ध्वनि है ए, इसे आप जिसके आगे लगा दें उसको नेगेटिव बना देगी। जैसे मंगल के आगे लगा दिया तो उसको विपरीत अर्थ दे दिया, धर्म के आगे लगा दिया विपरीत अर्थ दे दिया। देखिए स्थिर के आगे लगा दिया विपरीत अर्थ दे दिया, न्याय के आगे लगा दिया विपरीत अर्थ दे दिया। इस प्रकार से देखें आप, प्रिय के आगे लगा दिया विपरीत अर्थ दे दिया, अप्रिय हो गया भैया। सत्य के आगे लगा दिया, असत्य बना देगा उसको। इसका विग्रह का एक ही तरीका है, कोई नहीं है मुश्किल। इसको यूं कहेंगे, जो नहीं है मंगल, इस प्रकार से। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं है धर्म, जो नहीं है स्थिर, जो नहीं है न्याय, जो नहीं है प्रिय, और जो नहीं है सत्य। तो इस प्रकार से इसका विग्रह आप कर सकते हैं। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सरल है, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। तो केवल यही है, जो नहीं है सभी में आएगा, जो नहीं है मंगल, अंतिम पद को आखिर में रख देंगे और जो उत्तर पद है वो पीछे चला जाएगा और ए को हटा के जो नहीं है कर देंगे, बस इतना सा है। तो ये हमारा नए तत्पुरुष था। और तत्पुरुष को अंतिम है अलुक तत्पुरुष, इसे फिर हटा देते हैं। और एक अतिरिक्त विशेषता इसमें अलुक के लिए डाल दी जाएगी और ये परिभाषा हमारी अलुक के साथ चली जाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य सप्तमी विभक्ति हो, सप्तमी विभक्ति वर्तमान हो, या सप्तमी विभक्ति हो, लुप्त नहीं होती, बनी रहती है। जैसे खेचर, मन सिज, सर सिज,
युधिष्ठिर अब खे कहते हैं गगन को, आसमान को खे कहा जाता है। तो खे में चरने वाले कौन है? पक्षी हैं। लेकिन इसको ऐसे ना लिखें, अजीब हो जाएगा। खे में गमन करने वाले, यूं कह ठीक रहेगा। और आप खे को चाहे नभ कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है। मैंने इधर नभ ले लिया, तो नभ में गमन करने वाले भी कर सकते हैं। और ये है मन सिज, मन में उत्पन्न। सिज का मतलब होता है उत्पन्न होना, ज का मतलब है उत्पन्न होना, मन में उत्पन्न। ऐसे ही सरसिज, अब सर है। अब मैं एक बार पूछ लिया था बच्चों से कि भैया सर में, सरसिज मतलब सर में उत्पन्न, मैं सर में क्या उत्पन्न होता है? बोला जी जूं होती है। तो भैया जूं नहीं है यहाँ पे, यहाँ सर का मतलब तालाब है। अब तालाब में क्या उत्पन्न होता है आप जानते हैं, तालाब में बहुत कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन आमतौर पे सरसिज शब्द का प्रयोग कमल के लिए किया जाता है। तो सर में उस रूप में फिर अगर एक करोगे तो फिर ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। और युद्ध में स्थिर, अगर इसको भी हम अगर उधर पांडवों में सबसे श्रेष्ठ की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो फिर ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन युद्ध में तो स्थिर कोई भी हो सकता है। अकेले श्रेष्ठ जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे वो युद्ध में स्थिर नहीं थे। बहुत से योद्धा हैं जो युद्ध में स्थिर रहते हैं, उन सभी को हम युधिष्ठिर कह सकते हैं। तो उस रूप में अगर हम इसको सामान्य रूप में देखेंगे तो ये अलुक तत्पुरुष है। अगर आप उसको श्रेष्ठ पांडव पुत्र की बात करेंगे या वरिष्ठ पांडव पुत्रों की बात हम करेंगे तो फिर ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। इसका ध्यान रखने की बात है। ऐसे सरसिज को भी अगर आप कमल के रूप में देखेंगे तो बहुव्रीहि में चला जाएगा, क्योंकि तालाब में तो कमल के अलावा कीचड़ भी और भी हैं, जोक भी उत्पन्न होती है, कछुआ भी होता है, बहुत सी काई है, बहुत सी वनस्पतियां हैं जो तालाब में उत्पन्न होती हैं, सभी सरसिज हैं। तो यहाँ अब योग रूढ़ के रूप में न देखें इसको, योग रूढ़ के रूप में देखेंगे तो फिर बहुव्रीहि हो जाएगा। ये योग रूढ़ फिलहाल योग रूढ़ नहीं है, सामान्य है। जब हम योग रूढ़ में लेके जाएंगे तो हम इसको बहुव्रीहि में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास को समझा। तत्पुरुष समास को एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि तत्पुरुष समास के हमने सबसे पहले उसको हमने कारक के आधार पर सीखा, जिसके अंदर 6 बातें मैंने की, जिसमें कर्म तत्पुरुष किया, कर्ण तत्पुरुष किया, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये कर्म के एक कारक के आधार पर हमने तत्पुरुष को समझा। उसके बाद हमने कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष सामने है, लुप्त पद तत्पुरुष है, नई तत्पुरुष है और अलुप्त तत्पुरुष है। इस प्रकार से हमने बात की। तो ये तत्पुरुष समास पूरा होता है। अगले वीडियो में हम द्वंद्व समास की बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।